Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रही है। इससे पहले हमने बुक के टेक्स्ट पे बात की, पोइट्री पे बात की, हमने स्टोरीज़ पे बात की, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं रिड्यूस सिलेबस पे, जिसको मैं रिड्यूस तो नहीं कहूँगा, इसको मैं रिवाइज्ड सिलेबस कहूँगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने जो चेंजेस की हैं इस बार पेपर में, वो चेंजेस थोड़ी सी ज़्यादा चेंजेस हैं और कुछ सेकंड ईयर में चीज़ें हम पढ़ते थे वो अभी हमें फ़र्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ रही हैं। तो मॉडल पेपर चेंज हुआ, वो मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करूँगा और आपसे डिस्कस करूँगा कि रिड्यूस सिलेबस बेसिकली है क्या। अब आपने करना ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे पहले कि आप पेपर में अपीयर हों और आप उन चीज़ों की तैयारी शुरू करें, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पेपर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने उन एलिमेंट्स को किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उनकी तैयारी करनी है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप पेपर के लिए अच्छे से तैयार होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंटेंट आपके पेपर का हिस्सा है। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये बताया जाएगा कि उसको किस तरीके से आप ग्रैब करेंगे, किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको प्लान करेंगे कि किस तरीके से आप उसको पेपर के लिए तैयार करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड ने बेसिकली रिड्यूस सिलेबस को लेके या रिवाइज्ड सिलेबस को लेके क्या स्टेटमेंट दी है। अंडर द हेडिंग ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंग्लिश कंपलसरी HSSC 1 नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान NCP 2022-23 पेपर पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं और उसमें हर सेक्शन के हर क्वेश्चन के कितने कितने मार्क्स हैं। तो जो इनिशियल स्टेटमेंट है, द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। आपकी आसानी के लिए कुछ पोर्शन को मैंने हाईलाइट कर दिए ताकि आप उन पे फोकस करें। सो बेसिकली आपके पेपर के 3 पोर्शंस हैं, A, B और C। इससे पहले भी ऐसा ही होता था। द क्वेश्चंस मे बी फ्रेम्ड फ्रॉम एनी कंटेंट विद द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ HSSC एंड अलाइंड विद लर्निंग आउटकम्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। Distribution of the questions with respect to the cognitive level within each section shall be based on approximately 30% knowledge, 50% understanding and 20% application। तो ये अच्छी चीज़ है। आपको कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स के जहन में जब ये आता है कि पेपर रिवाइज़ हुआ है, सिलेबस रिवाइज़ हुआ है या रिड्यूस सिलेबस है, तो उनको होता है कि पता नहीं क्या एक नई चीज़ आ जाएगी और पता नहीं क्या एक फेडरल बोर्ड ने हमारे सर के ऊपर जो है ना वो एक बोझ सा रख दिया। तो ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लें। देखिए 30% नॉलेज आपका जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो 30% उसका पेपर की कॉम्पोजिशन में होगा। 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो इससे पहले भी ऐसे ही होता था, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यानी कि SLOs में हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों को न सिर्फ लेटर लिखना आना चाहिए, बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक है कि लेटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे एंड किया जाता है, उसकी मेन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। अब उस दौर से निकल आएँ कि बस वो रटे रटाए कुछ आपने याद कर ली और आप उसको जो है ना वो हर लेटर में उसमें लिख रहे हैं। ऑल्दो कि मैं भी आपको कुछ ऐसे पोर्शंस, ऐसे चंक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको इश्यूज़ हैं, जिनको याद करने में इश्यूज़ हैं, जिनको समझने में इश्यूज़ हैं और इमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे मैं चंक्स उनके साथ शेयर करूंगा कि वही वो फिट करें अपने लेटर के अंदर, गुड टू गो। लेकिन ओवरऑल हमें ये समझना है कि लेटर को लिखते कैसे हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दी। 20% आपकी एप्लीकेशन की अगर आपको कोई चीज़ आती है तो क्या उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इंग्लिश से हट के अगर मैं बात करूँ, फिज़िक्स की बात करूँ, इफ़ यू गॉट द आइडिया ऑफ इनर्शिया, आपको पता है कि इनर्शिया क्या होता है, आपको उसकी डेफिनेशन आती है, जो भी उसका मैथमेटिकल पोर्शन है वो सारा उसको आता है। लेकिन अगर इनर्शिया के बारे में कोई डेली लाइफ से अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि आपके जो SLO जो अचीवमेंट है, SLO के जो टारगेट्स हैं उसको आपने अचीव नहीं किया, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस इज़ द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड जो कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। अब सेक्शन A की तरफ बढ़ते हैं जो कि 20 मार्क्स का है और सेक्शन A में हमारे पास MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और फेडरल बोर्ड की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? वाइल राइटिंग MCQs सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मे बी गिवन टू द वेरियस accessible areas of competencies and their SLOs with particular focus on the competency of vocabulary and grammar।
अब देखिए, मैं आपको जो एक्सरसाइजेस करवा रहा था वो स्पेशली वोकेबलरी एंड ग्रामर की करवा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप कुछ पोर्शन छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही पॉइंट समझाना चाह रहा था कि पेपर के पर्सपेक्टिव से नंबर 1, नंबर 2 जो हमारा हासिल है, जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो ग्रामर के जो जो चंक्स हैं, जो एलिमेंट्स वहाँ पे ऐड हैं, वो हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट वोकेबलरी एंड ग्रामर से पूरी होती हैं। तो आपको बाकी पोर्शन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी उसमें कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है हम उसको पढ़ने बैठ जाएँ। उसमें ये कि आपकी एक तो वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको उसमें कुछ समझ नहीं आना। वो इतनी सारी बात करने के बाद अगर वो पेपर का हिस्सा भी नहीं है तो कहीं न कहीं आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप उस पे अपना फ़ोकस डाइवर्ट कर देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो आपके जो मेन कंटेंट है वो आपका रह जाएगा। तो इसलिए मेरा जो ध्यान था, जो मेरा फ़ोकस था, वो वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन पे था। अब एमसीक्यूज़ आपने देखा होगा, मॉडल पेपर्स को लाज़मी डाउनलोड कीजिएगा, वो भी किसी एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। हमारे जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें कितना पोर्शन हमारा फंक्शनल ग्रामर से आता है। फंक्शनल ग्रामर से मेरी मुराद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्लॉजेज़ हैं, फ्रेजेज़ हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रामर है, ठीक है। तो उसमें से कितना पोर्शन आता है। अच्छा, अदर देन फंक्शनल ग्रामर कितना पोर्शन आता है। अदर देन फंक्शनल ग्रामर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास एनालॉजी है, हमारे पास इन्फेरेंस है, इस तरह के टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे वहाँ से भी आता है। स्टूडेंट्स, आप दुआ भी करें और मैं कोशिश भी करूँगा कि मेरे पास 300 एमसीक्यूज़ का एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करके आप इन सारे एलिमेंट्स को जो है कवर कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने जितने भी टॉपिक्स थे वो यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए हैं, जिसको अगर आप पहले टॉपिक को पकड़ें, उसको आप अच्छे से समझें, फिर नेक्स्ट पे मूव करें, फिर थर्ड पे मूव करें, फिर फोर्थ पे मूव करें। ऐसे करते करते जब आप तैयारी करेंगे तो आपका जो सेक्शन ए है वो बहुत अच्छे से जाएगा। स्टूडेंट्स बस ये समझ रहे होते हैं कि बस ये एमसीक्यूज़ है, तो बस एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं, दाएं बाएं देख के एमसीक्यूज़ कर लिया एंड गुड टू गो। लेकिन अगर आप डे 1 से, अगर आप आज से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और चैनल पे ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ नीचे लिखे, इन सब एलिमेंट्स पे आपको सेपरेट वीडियोज़ भी आपके साथ में शेयर करूँगा। ये मेरे जो पेपर की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उस सीरीज़ में एमसीक्यूज़ का पोर्शन होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट होगा, वो पेपर के करीब करीब होगा, ताकि वो चीज़ें आपको फ्रेश हों। तो इसमें आपकी आसानी के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले वी हैव टेंसेस। बेसिक टेंसेस आपको पता होने लाजमी है। पेपर में एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके उस कंटेंट का हिस्सा है। बच्चे कहते नहीं टेंसेस पेपर में ये नहीं आते, हम बड़े हो गए, हम फर्स्ट ईयर सेकंड में आ गए, हमें टेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भूल है। जिस बच्चे के टेंसेस वीक हैं, जिस बच्चे के बेसिक टेंसेस वीक हैं, वो ना तो लेटर लिख सकता है, ना तो वो एसे राइटिंग कर सकता है, ना वो पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, ना वो कॉम्प्रीहेंशन कर सकता है, ना वो समरी कर सकता है। बिकॉज दिस इज़ लैंग्वेज पेपर, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो जिन बच्चों के टेंसेस अच्छे नहीं है, सबसे पहले उनको उस पर फोकस करना है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी इंटेग्रल पार्ट। 7 से 8 एमसीक्यूज़ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, जिसकी सब कैटेगरीज़ पे आपको जाना है। अगर आप प्रोनाउन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोनाउन की जो सब कैटेगरीज़ हैं, जो उसके टाइप्स हैं, वो सब के सब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से सीरीज़ मैंने इसीलिए आपके लिए पहले उसको सबसे पहले आपके साथ शेयर किया। आप उसको जाके हर एक एलिमेंट को, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर करें। जब तक आपकी तैयारी टेंसेस की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं होती, आपने एमसीक्यूज़ में कोई तीसरी चौथी चीज़ को प्रिपेयर नहीं करना। पहले इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करें, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्लॉजेज़ हैं, फ्रेजेस हैं, नरेशन है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि पोइटिक डिवाइसेस भी आएंगी, फिगर ऑफ स्पीच भी आएंगी। दो वैसे अलग चीज़ें, इनमें डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल हम इसको जनरली एक ही कंसिडर करते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, रेजोल्यूशन डेन्यूमेंट एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास सेटिंग है, करेक्टराइजेशन है। तो इसमें से क्या क्या पोर्शन पेपर में आता है, एमसीक्यूज़ में आता है, इनकी डेफिनेशन पेपर में आती है, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। देन ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप 9th में करते रहें। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इन्फेरेंस का टॉपिक आपको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एनालॉजी, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देन पॉइंट ऑफ व्यूज़, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के मजीद फिर 2 टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगी। थर्ड पर्सन लिमिटेड और थर्ड पर्सन ओमनिसेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। जॉनर्स एंड सब जॉनर्स ऑफ लिटरेचर,
पोइट्री के जितने हमारे पास सब जॉनराज हैं और प्रोज़ के हमारे पास जो सब जॉनराज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगा। अब फर्स्ट ईयर में हमारे पास ईडियम्स भी हैं। इससे पहले ईडियम्स हमारे पास सेकंड ईयर में होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ईडियम्स प्लस इससे पहले हमारे पास नरेशन गुजरे, ये दोनों पहले सेकंड ईयर का पोर्शन थे, लेकिन इस बार इन्होंने इसको फर्स्ट ईयर में रखा है। ईडियम्स या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं। देन कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, कॉनोटेटिव मीनिंग्स और डेनोटेटिव मीनिंग्स, डिक्शनरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि 9th में आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, इस टॉपिक को आपने 9th में पढ़े, लेकिन आपसे दोबारा से मैं डिस्कस करूँगा। देन स्पेलिंग्स, वोकेबलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आप यू आर अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टर्म। देन रेफरेंसेस में हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस आता है, ये मैंने आपके साथ पहले एक लेक्चर में ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। देन फ्रेजल वर्ब्स, जो कि आपके हर चैप्टर के एंड पे फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉपर मैंने इसका एक ब्रेकडाउन बनाया है, और सारे के सारे मॉडल पेपर्स को और जितने प्रीवियस पेपर्स थे उनको मद्देनज़र रख के मैंने देखा कि कौन कौन से MCQs में एलिमेंट्स हैं जो ऐड होते हैं, और मॉडल पेपर की डिटेल्ड एक ओवरव्यू करने के बाद जब मैंने देखा तो इसमें से ये 20 पॉइंट्स मैंने निकाले। अगर आप इन 20 पे आज से काम करना शुरू कर दें और हर एक पॉइंट पे 5 दिन लगाएं अपने, तो आप खुद हिसाब कर लें कि आप कितने दिनों में MCQs की इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि आप 19 to 20 मार्क्स, फुल मार्क्स आप मैक्सिमम आप उसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा ब्रेकअप मैंने आपके लिए बनाया है, तमाम के तमाम मॉडल पेपर्स को और तमाम के तमाम जो प्रीवियस पेपर्स थे और डिफरेंट कॉलेजेस के मैंने पेपर्स देख के उनमें से एक आपके लिए ब्रेकआउट बनाया है, आपके लिए उन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन सब पे सेपरेट वीडियोस बनेंगी, और अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, अगर आप चैनल से कनेक्टेड रहेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप उन चीज़ों को सुनेंगे और उसके बाद जब मैं आपके साथ MCQs का वो एक PDF शेयर करूँगा, तो आई होप कि यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पोर्शन। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन B, जो कि 40 मार्क्स का है, और सेक्शन B स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर consists of a comprehension passage of 250 to 350 words having similar levels of difficulty as per the content taught in the classroom, appending 6 questions based on varying SLOs and cognitive level of learning। 250 से 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वेरी टर्म। आप 9th में कॉम्प्रीहेंशन करते रहें, लेकिन इसमें एक वर्ड लिमिट आपको बता दें कि 250 से 350 वर्ड्स। अब इसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि जब 250 वर्ड्स का आ रहा है, 350 वर्ड्स का अगर एक पैसेज आ रहा है, तो मुझे उसकी समरी कितनी लिखनी है। ये आप अभी से चीज़ें प्लान करें, ठीक है। जब आप इसकी पेपर की प्रिपरेशन करें, जब आप अपने आप को पेपर के लिए तैयार करें, तो आप देखें कि अगर आप 350 वर्ड्स के, तो आपको इसकी समरी कितनी लिखनी है, उसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हैं। बहरहाल इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करना है। कॉम्प्रीहेंशन पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि हमने किसी भी टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है। उससे अगली वीडियो में आप देखेंगे मोर स्पेसिफिकली आपने समरी कैसे करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने आपके लिए अलग से 2 वीडियोज़ बनाई हैं, जो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, तो आप उनको लाजमी देखिएगा। बहरहाल 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जिसमें द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 पार्ट्स इंक्लूडिंग कंपल्सरी क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू समरी राइटिंग, मे बी प्रेसी राइटिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी राइटिंग, विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़ एज वेल। और उसके 8 नंबर होंगे। द अदर पार्ट्स विल बी ऑफ 4 मार्क्स ईच एंड विल हैव इंटरनल चॉइस इन 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस से मुराद एक क्वेश्चन लिखा, दरमियान में और है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है। या तो आप पहला वाला पोर्शन करेंगे या दूसरे वाला पोर्शन करेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरह की जो चॉइसेस होंगी आपके पास, 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस होंगी। 3 क्वेश्चंस वो हो जाएंगे, चौथा क्वेश्चन आपका समरी का हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उसमें चॉइस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। द पैसेज विल बी अलाइंड विद थीम्स एंड सब थीम्स मेंशन्ड इन द करिकुलम ऑफ HSSC 1 level। The religious, ethnic and gender biases will be avoided while selecting the passage। तो religious topics, ethnic topics या gender biases will be avoided while selecting the passage। तो ऐसे passages जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बहरहाल इसमें आप ये समझ लें कि आपकी जो बुक का जो टेक्स्ट है, आपको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखें, इससे पहले हमारे जितने भी पेपर्स हुए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब के सब बुक के अंदर से ही आए हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन से आ सकते हैं, वो केपीके की बुक से आ सकते हैं। इससे पहले हम केपीके की बुक को फॉलो कर रहे थे तो केपीके से ही टेक्स्ट आता था। और दो KSLO में ये कहा गया कि कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी आ सकती है, अनसीन भी आ सकती है, कोयटा की बुक से आ सकती है, केपीके की बुक से आ सकती है, पंजाब की बुक से आ सकती है। लेकिन नॉर्मली जो बुक्स पंजाब में फ़ॉलो की जाती हैं, इस वक्त हम इस साल नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जिसके मैंने लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से 99% चांसेस हैं कि वहीं से टेक्स्ट आएगा। तो आप उसको एज अ सोर्स बुक रखें, उसके टेक्स्ट को एनालाइज करें, उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करें जो आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किए गए, और उन्हीं को समझ के उनकी बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करें। वो आपके पास इस बुक को आप एज अ प्रैक्टिस मटेरियल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 को प्लान करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन 2 आपका कलेक्टिवली होगा 28 मार्क्स का, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो कि समरी का है, कंपलसरी है, वो 8 नंबर का है। और बाकी 5 क्वेश्चन आपके होंगे, आपने 4-4 नंबर के, यानी कि 5 4 ज़ा 20 और 20 + 8 28 मार्क्स का आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देन सेक्शन बी में वी हैव थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है, इट सेज दैट दिस क्वेश्चन शैल कंसिस्ट ऑफ पोएटिक एक्सट्रैक्ट अपेंडिंग variety of questions with variable marks allocation. The poetic extract of parallel difficulty level will be given. Questions will be related to content or poetic devices or any other identical item mentioned in the bifurcated SLOs of HSSC 1. इससे पहले क्वेश्चन जैसे आते थे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे, तो आपका एक पोएटिक एक्सट्रैक्ट होगा, एक आप समझ लें स्टैंजा होगा, उसी स्टैंजा में से 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। इसको मैं अलग से वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन उनको कैसे करना है, ठीक है। देन जो इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स। याद रखिएगा जनरल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, जैसे पिछले साल हमने सेकेंड ईयर में भी हमारे पास नॉवल चल रहे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से टिपिकली उस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो प्लॉट के बारे में हो सकता है, वो सेटिंग के बारे में हो सकता है, करैक्टराइजेशन के बारे में हो सकता है, और इसी तरीके से जनरली किसी थीम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लाइक सेटिंग, प्लॉट, करैक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टोन एट्सेट्रा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, और 1 क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 6 मार्क्स। इस क्वेश्चन का मेरे पास बहुत अच्छे आंसर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैंने उनका PDF भी बनाया हुआ है, जिसमें हम इस क्वेश्चन को जिस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया है, उसके स्टार्टिंग, उसकी बॉडी, उसके साथ एक ब्लॉक बनाते हैं हम, जिसमें हम वो गस्टव फ्रीटैग एक जर्मन राइटर है, उसकी एक डायग्राम को भी साथ मेंशन करते हैं, और साथ में कोटेशंस के साथ इस क्वेश्चन करते हैं। तो कलेक्टिवली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्वेश्चन बनता है, जिसमें अगर आप उसको उस तरीके से करेंगे तो आपके फुल मार्क्स इसमें आएंगे क्वेश्चन में। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ तक था हमारा सेक्शन ए और बी। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की जानिब, जो कि है 40 मार्क्स का। मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ, सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का था, सेक्शन बी हमारा 40 मार्क्स का था, तो इट कलेक्टिवली इट वुड बी 60 मार्क्स, और 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन क्वेश्चन नंबर 4 द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू राइट फॉर्मल लेटर / जॉब एप्लीकेशन विदाउट कवरिंग लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 या तो आपका फॉर्मल एक लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर्स आपके पेपर का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस पेपर के पर्सपेक्टिव से। और जॉब एप्लीकेशन, ये दोनों आ सकते हैं। एप्लीकेशंस में भी सिर्फ और सिर्फ जॉब एप्लीकेशन ही आएगी, अदर एप्लीकेशन वो जो बचपन में सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करते थे, ऐसी एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं आती, ठीक है। बहरहाल फॉर फॉर्मल लेटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 मार्क्स वुड बी एज फॉलोज। फेडरल बोर्ड ने आपकी आसानी के लिए हर चीज़ आपको एक प्लेट में बना के दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हमने किस चीज़ के कितने मार्क्स एलोकेट किए हैं। तो अब इसमें आपके लिए बड़ी आसानी है अगर आप समझें तो। अगर आप सिर्फ फेडरल बोर्ड के ख़िलाफ़ ही जाएंगे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। बहरहाल एग्ज़ामिनेशन हॉल CTA-BC अगर आपने इतना पेपर में लिखा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात पूरी सुनिएगा, उसके बाद आपको एंड पे मैं काम की बात बताऊंगा। सेकेंडली डेट लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन बॉडी ऑफ लेटर जिसमें आपकी ओपनिंग मिनिमम 1 to 2 सेंटेंसेस होने चाहिए।
ऑब्जेक्टिव ऑफ लेटर राइटिंग 3 to 6 सेंटेंसेस होने चाहिए और कंक्लूजन और क्लोजिंग में 1 to 2 सेंटेंसेस। कलेक्टिवली मिनिमम देखा जाए तो 3 + 1 4 एंड 5 सेंटेंसेस बनते हैं और आपके पास 6 7 8 और 9 10 सेंटेंसेस बनते हैं जो अच्छे खासे सेंटेंसेस होते हैं। देन XYZ एंड पे जो आप लिखते हैं उसके आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे 1 मार्क मिलेगा। सैल्यूटेशन आपके 0.5 मार्क्स की है और योर सिंसियरली योर ट्रूथफुली, क्योंकि बच्चे इसमें भी ओबीडेंटली की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ट्रूली की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, TRUELY लिख देते हैं। तो इस तरह की बड़ी हमारी नेशनल मिस्टेक्स हैं, कौमी मिस्टेक्स हैं वो बच्चे करते हैं, तो इसके भी उन्हें 0.5 मार्क्स रखती हैं। अच्छा, ये मार्क्स आपको कब मिलेंगे? सबसे एंड पे लिखा हुआ है, एक दफ़ा वहाँ पे चलते हैं। मार्क्स फॉर द फॉर्मेट शेल ओनली बी अवॉर्डेड इफ़ द बॉडी ऑफ द लेटर / एप्लीकेशन इज़ रिटन प्रॉपरली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी और करेक्टनेस। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन आपने दरमियान में जो बॉडी का पोर्शन है वो लिखा ही नहीं है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कोई एग्जामिनेशन हॉल से TABC का 1 नंबर नहीं मिलेगा। आप जो ऊपर सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की, किसी का आपको नंबर नहीं मिलेगा। यू विल बी अवॉर्डेड एज 0 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स करेक्टनेस का मतलब ये है कि आप गलत लिखते हैं ना, अगर आपने बॉडी लिखी है वो सारी की सारी गलत है, लेकिन आपने लिखी है तो फिर आपको इन चीज़ों के नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, मैंने इस बार पेपर मार्क किए हैं, बॉडी लिखते ही नहीं है बीच में। अल्लाह के बंदो, जब फेडरल बोर्ड ने आपको कह दिया कि आप गलत लिखें लेकिन लिखें सही, तो आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों पे काम करना है। स्टार्टिंग पे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे डेट लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, कॉमा कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पे, ये सारी जब डिस्कशन आप वहाँ पे कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी बॉडी भी लिखनी है। अगर आपको नहीं भी आता, कुछ लिखें, 5 8 7 10 लाइनें जितनी लिखनी है वो लिखें, बेशक सब गलत लिखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लिखना लाजमी है उसकी बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत लिखनी है। और फिर आपको इन स्टार्टिंग और एंडिंग के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और फॉर्मल लेटर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर वर्किंग जारी है। तो जब अपनी टर्न पे जब वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। उसमें मैं ईच एंड एवरी आस्पेक्ट की कॉमा कहाँ प्लेस करना है, फुल स्टॉप कहाँ पे प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आई एम 100% श्योर कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, देन इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी आ सकती है, फॉर्मल लेटर भी आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकती है। और मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन आई तो वो जॉब एप्लीकेशन आएगी। फॉर जॉब एप्लीकेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 मार्क्स वुड बी एज फॉलोज। रेलिवेंस रिसीवर एड्रेस कि आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि हमने ये एप्लीकेशन लिखनी किसको है। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के, एप्लीकेशन की जो भी स्टेटमेंट होगी उसको पढ़ के वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना कि जिसको मैं ये एड्रेस, जिसको मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ उसका एड्रेस क्या है और मैं किसको लिख रहा हूँ, तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी किसी बॉडी ऑफ द लेटर नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए। बहरहाल ओपनिंग और उसको ऑब्जेक्टिव जो भी आपके उसके हैं, और कंक्लूजन और क्लोजिंग, ये सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। और एंडिंग और स्टार्टिंग जो भी आपकी, जैसे हमने लेटर में डिस्कस की वैसी की वैसी है। इस सब के लिखने के आपके मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके लिए भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग एंडिंग सही लिखी है लेकिन दरमियान में आपने उसकी बाकी चीज़ें नहीं लिखी, उसकी बॉडी को नहीं लिखा, तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में आपको समझाया और आपको समझ भी आ गया। अगर कोई भी चीज़ इस क्वेश्चन में किसी भी हवाले से कोई आपको इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फ़लाँ एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारे पास कलेक्टिवली 16 मार्क्स का है। A और B जो पोर्शन है वो दोनों 6 मार्क्स के हैं और लास्ट पोर्शन आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि A, B और C पोर्शन होंगे। और इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी हुआ है कि दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स A, B एंड C। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, नंबर ए में आपने क्या करना है, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 8 सेंटेंसेज कंप्राइजिंग द यूज़ ऑफ डिफरेंट ईडियम्स / इडियोमेटिक फ्रेजेस। तो इससे पहले ईडियम्स जो थे वो सेकेंड ईयर में थे, लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर के कोर्स में ईडियम्स बहुत आसान होते हैं। ईडियम्स में कुछ मुश्किल नहीं है। पेपर में एक नई चीज़ ऐड होती है तो बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं, पता नहीं अब तो ईडियम्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ईडियम्स बहुत आसान होते हैं। और ईडियम्स को तो अब ये फ्रेजल वर्ब से ज़्यादा आसान होते हैं। फ्रेजल वर्ब में तो आपको बाज़ दफ़ा चीज़ें इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही होती, उसको मेमोराइज़ करना मुश्किल होता है। कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लेकिन ईडियम्स में आप कहीं ना कहीं उसके मीनिंग को कनेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी आइडिया के साथ। बहरहाल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6, तो 8 में से 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अदर आइडेंटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर मे ऑल्सो बी आस्क्ड।
तो इसी तरह के इडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आ सकते हैं, ये आपको इडियम्स आ सकते हैं और आपसे ये कहा जा सकता है कि आप इनके सेंटेंसेस बनाएं। फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी आ सकते हैं कि एक ब्लैंक आई और आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं या 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, उन तीनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट इडियम वहाँ पे लगेगा, ऐसे भी आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, आपने सिर्फ इडियम्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को प्रिपेयर करना है। अच्छा, बी पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ आस्किंग द स्टूडेंट्स टू चेंज इट्स नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। There will be 6 changes of narration with 1 mark each. Other identical questions based on grammar may also be asked. अब again this question was the part of HSSC 2 और इस बार ये फर्स्ट ईयर में ये हमारा इंक्लूड हुआ। मेरे लिहाज से ये अच्छा चेंज है क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, अगर आपको नरेशन पे अच्छी कमांड होगी, आपको ये पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी राइटिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कॉम्प्रीहेंशन की वीडियो में, कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि कायदे-ए-आज़म की स्पीच पेपर में आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ का टेक्स्ट पेपर में आया, और बच्चे उसकी समरी में क्या कर रहे होते हैं, आई के प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं। कायदे-ए-आज़म ने कहा कि आई विल नॉट टॉलरेट दैट, तो बच्चे भी कह रहे होते हैं आई विल नॉट टॉलरेट दैट, उसी को एज इट इज़ समराइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से टेक्स्ट उठाया, लिख दिया, जिसको समरी बन गई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको कायदे-ए-आज़म ने तो अपने लिए आई बोला था क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, तो जब मैं उसको समराइज़ करूँगा तो मैं उसके लिए आई के प्रोनाउन यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसके लिए ही का प्रोनाउन यूज़ करूँगा। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ आ रही है? ये मैं साथ साथ चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको पता चले कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, पेपर का हिस्सा क्यों है। तो बहरहाल ये आपको 6 चेंजेस होंगे, ये भी आपको पता चल गया कि जो आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 6 चेंजेस होंगी, 7 चेंजेस नहीं होंगी। अगर पेपर वैसे 99% पेपर पैटर्न के मुताबिक ही बनता है, कभी बीच में गलती आ जाए तो। बहरहाल C portion is about punctuation. This part refers to punctuate a passage taken from any piece of prose with similar difficulty level as taught in the classroom. कोई भी आपकी बुक से हो सकता है, आपकी बुक के अलावा कोई भी एक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन प्रोज से होगा, पोइट्री से नहीं होगा। ठीक है, पोइटिक कोई एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, नसर से होगा, कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई लेसन हो सकता है वहाँ से। Preferably, the passage may contain 8 omissions of punctuation marks, including the capitalization mistakes. 8 omissions होंगी क्योंकि 0.5 मार्क की एक गलती होती है, तो 8 omissions होंगी, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो उसमें 8 जगह पे गलतियाँ होंगी, जिसमें आपकी पंक्चुएशन की बाकी मिस्टेक्स के साथ साथ कैपिटलाइजेशन की भी, अगर आई को अपने कैपिटल करना है या कोई प्रॉपर नाउन है उसको अपने कैपिटल करना है, तो ये मिस्टेक भी इसमें शामिल होगी। 4 marks will be awarded at the rate of half mark for each error of punctuation / capitalization। ये बात आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के A, B और C पार्ट आपको आई होप कि तीनों भी समझ आ गए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक ही स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 8 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 7 भी 8 मार्क्स का है। ठीक है, Question number 6 says this question shall require the students to write a report. Again, report was in second year. Report was the part of HSSC 2. उसके पोर्शन में थी, और इस बार आपकी यानी कि फॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, तीनों क्वेश्चंस जो इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में आ गए। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन एन अनसीन टॉपिक with the help of given points: date, to, from, subject, introduction, body of the report, ending, closing। और believe me or not, आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन रिपोर्ट बहुत आसान होती है। रिपोर्ट लिखना कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, और जब रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको जब आप उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर्स में जब आप ये चीज़ें करेंगे आपको होगा ये बड़ा अच्छा हुआ कि इस बार हमारे पेपर में रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर लेना ज़्यादा आसान होता है। तो इंशाल्लाह अगेन सेम इसके लिए भी वही इंस्ट्रक्शंस है कि मार्क्स फॉर द फॉर्मेट शेल नॉट बी अवॉर्डेड इफ़ द बॉडी, जो आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द गिवन 2 टॉपिक्स। तो 2 में से एक टॉपिक्स पे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। पैराग्राफ राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एसे राइटिंग। ठीक है, आप कैसे करते हैं
उसमें कैसे हमने स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, उसकी बॉडी पे हमने कैसे वर्क करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस सेपरेट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। दिस वाज अबाउट सेक्शन सी, इनफैक्ट दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम सेक्शन ए, बी एंड सी। आई होप कि मैंने आपके इस रिड्यूस सिलेबस को, जिसकी ख़बर मार्केट में फैलने से पहले बड़ा खौफ व हरास था और मार्केट में फैलने के बाद उससे ज़्यादा बढ़ गई कि पता नहीं क्या होगा रिड्यूस सिलेबस में। रिड्यूस को फिर अगेन मैं कहूँगा कि रिवाइज्ड सिलेबस है, जिसमें चीज़ें आपके लिए इसमें ज़्यादा ही हुई हैं, लेकिन बिलीव मी और नॉट बहुत आसान आपका ये स्टूडेंट फ्रेंडली आपका कंटेंट है अगर आप इसको अच्छे से समझें। मैं नॉर्मली बच्चों को जब एकेडमीज़ में तैयारी करवाता हूँ या ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ तो मेरी लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन ऐसी होती है कि हर क्वेश्चन पे हम 10 डेज़ लगाते हैं। ठीक है, यू हैव 7 क्वेश्चंस, सो यू कैन स्पेंड 10 डेज़ ऑन ईच क्वेश्चन। तो कितने आपके बन जाएंगे, 70 डेज़ में आपकी तैयारी हो जाती है। तो आप समझ लें कि 2.5 मंथ में आपकी पूरे पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है अगर एक स्टूडेंट उसको अच्छे से प्लान करे। अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया तो फिर आप उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आपका मिस हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद द ग्रामर जंक्शन। इंशाल्लाह इस पे हर एलिमेंट पे वर्क किया जाएगा, हर एलिमेंट पे काम किया जाएगा, आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी और जो आपको चीज़ नहीं समझ आ रही है आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला होता है, इसीलिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो स्पेशली जब पेपर स्टार्ट होंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस फोरम इज़ ऑल अबाउट यू। इन्जॉय करें और स्ट्रेस नहीं लेना पेपर्स का और ना ही सब्जेक्ट का। आपने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है एंड स्टे कनेक्टेड। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी द मैजिक। अल्लाह हाफिज़।